हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि हम लोग गंगा पब्लिकेशन की बुक की मदद से मनोविज्ञान का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें कि अभ्यास 1 और अभ्यास 2 का हम लोग अध्ययन कर लिए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे अभ्यास 3, अभिवृद्धि एवं विकास का अर्थ। तो यह वीडियो बहुत ही उपयोगी साबित होने वाला है। जो यूपीटेट की तैयारी कर रहे हैं, सीटेट की तैयारी कर रहे हैं और नेट की तैयारी कर रहे हैं या फिर साइकोलॉजी के स्टूडेंट हैं, उनके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होने वाली है। चलिए तो आज का हम क्लास शुरू करते हैं। मानव विकास का अध्ययन शिक्षा मनोविज्ञान का एक अनिवार्य सोपान है। एक शिक्षक को बालक की वृत्ति के साथ साथ उसमें होने वाले विभिन्न प्रकार के विकास तथा उसकी विशेषताओं का ज्ञान होना आवश्यक है। जी बिल्कुल, बिना हम इसको जाने, हम बालक के विकास को जाने, हम उनको अच्छी तरह से नहीं पढ़ा सकते हैं, उनको अधिगम नहीं सिखा सकते हैं। इसलिए बहुत ही हमें ज़रूरी है इन चीज़ों को जानना। आगे है, मानव के अभिवृद्धि और विकास की प्रक्रिया जन्म से पूर्व जब वह माता के गर्भ में आता है तभी से प्रारंभ हो जाता है और जन्म के बाद शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था तथा प्रौढ़ावस्था तक चलती रहती है। यानी जो मनुष्य की वृद्धि और विकास की प्रक्रिया है, माता के गर्भ से ही शुरू हो जाती है और यह जीवन पर्यंत चलती रहती है। जीवन की 4 अवस्थाओं में जीवन पर्यंत चलती रहती है। आगे चलते हैं। मनोवैज्ञानिक फ्रैंक ने अभिवृद्धि को कोषीय वृद्धि के रूप में प्रयुक्त करते हुए कहा है कि शरीर एवं व्यवहार के किसी पहलू में होने वाले परिवर्तन अभिवृद्धि कहलाते हैं, जबकि समय की दृष्टि से व्यक्ति में जो परिवर्तन दृष्टिगत होते हैं वे विकास कहलाते हैं। मनोवैज्ञानिक हरलाक का मत है कि विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताओं और नवीन योग्यताओं का प्रकट होती है। व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। अभिवृद्धि और विकास क्रमशः निम्नवत हैं। अभिवृद्धि क्या होता है? गर्भाशय में भ्रूण बनने के पश्चात जन्म होते समय तक उसमें जो प्रगतिशील परिवर्तन होते हैं वह अभिवृद्धि है। इसमें केवल शारीरिक परिवर्तन होता है। अभिवृद्धि के घटक मूर्त होते हैं। इसकी दिशा एवं गति का मापन किया जा सकता है। इसके परिणात्मक परिवर्तन होता है। यानी कि अभिवृद्धि में केवल शारीरिक परिवर्तन होता है, जबकि विकास में शारीरिक और मानसिक परिवर्तन दोनों होता है। नोट में है, अभिवृद्धि में अधिगम एवं वातावरण द्वारा अर्जित गुणों का स्थान नगण्य हो रहता है। जैसे दांत निकालना अभिवृद्धि का द्योतक है, इसमें अधिगम की आवश्यकता नहीं है। अधिगम यानी व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन। तो इसमें जो अधिगम का अर्थ और होता है शाब्दिक अर्थ की सीखना। तो इसमें जो दांत का निकलना है, इसमें कोई सीखने वाली प्रक्रिया नहीं है, अधिगम वाली प्रक्रिया नहीं है, वही चीज़ कह रहा है। अर्थात अर्जित गुणों का कोई स्थान नहीं है। अभिवृद्धि एक जैविक क्रिया है जो सभी जीवों में पाई जाती है। राइट, आगे चलते हैं। विकास क्या है? विकास क्रम में प्राणी के शारीरिक तथा मानसिक पक्ष में जो कुछ भी प्रगतिशील परिवर्तन होता है उसे हम विकास कहते हैं। यह जन्म से मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है। विकास में वृद्धि भी सम्मिलित है। इसमें गुणात्मक एवं परिणात्मक परिवर्तन होता है। व्यक्ति का विकास मुख्यतः 2 तत्वों वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतःक्रिया पर आधारित होता है। आगे है, वृद्धि तथा विकास सतत चलने वाली एक ऐसी प्रक्रिया है जो बालक को असहाय शिशु से आत्मनिर्भर प्रौढ़ बनाती है।
विकास के सिद्धांत निम्नवत हैं जिनसे विकास की प्रक्रिया नियंत्रित होती है। पहला है निरंतर विकास का सिद्धांत, यानी कि विकास निरंतर होता रहता है, जीवन पर्यंत विकास होता रहता है। व्यक्तिगतता का सिद्धांत, इंसान इसमें व्यक्तिगत रूप से भी सीखता है। हर व्यक्ति पर अलग अलग तरह से विकास होता है। नेक्स्ट है विकास की दिशा का सिद्धांत। विकास एक दिशी होता है, निरंतर होता है, कभी उल्टी धारा में विकास नहीं होता है। चक्राकार प्रकृति का सिद्धांत, विकास में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, कभी व्यक्ति अधिक सीखता है, कभी कम सीखता है। उसके बाद है वंशानुक्रम व वातावरण का अंतःक्रिया का सिद्धांत, यानी जो मनुष्य या बालक का विकास होता है कुछ आनुवंशिक होती है, कुछ वातावरण से होता है। जैसे कि व्यक्ति के कुछ गुण, जैसे कि बालक की लंबाई उसके आनुवंशिकता पर भी निर्भर करती है। साथ ही उसको कैसा वातावरण मिल रहा है, उसको संपूर्ण आहार मिल रहा है कि नहीं, पौष्टिक आहार मिल रहा है कि नहीं। अगर उससे अच्छा पौष्टिक आहार मिलेगा तो उसका विकास और अच्छे से होगा। ठीक है। उसके बाद आगे है समन्वयों का सिद्धांत, परिमार्जिता का सिद्धांत, विकास क्रम का सिद्धांत, और फिर है एकीकरण का सिद्धांत। उसके बाद है समान से विशिष्ट प्रतिक्रियाओं का सिद्धांत। राइट। आगे है महत्वपूर्ण बिंदु। वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण तत्व निम्नवत हैं, जैसे पौष्टिक भोजन, संस्कृति, परिवार में स्थान, वृद्धि, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, वंशानुक्रम और वातावरण। राइट। अगर कोई बालक है उसे अगर पौष्टिक आहार मिलेगा तो उसका विकास अत्यधिक होगा, दिमाग मजबूत होगा, शरीर हिष्ट-पुष्ट होगा। उसके बाद है संस्कृति का प्रभाव पड़ता है, परिवार में उसे कौन सा स्थान दिया गया है। अगर वह सबसे बड़ा बालक है परिवार में तो वह अपनी जिम्मेदारियों को समझेगा और तेज़ी से सीखेगा, और वहीं सबसे छोटा अगर है तो वह अच्छा इंसान बन भी सकता है और बिगड़ भी सकता है। उसके बाद वृद्धि, उसको किस तरह की बुद्धि मिली है, और अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, कभी कभी क्या होता है कि हमारा जो हार्मोन्स होता है वो सही तरह से काम नहीं करता है तो हमारा संतुलन बिगड़ता है। उसके बाद है वंशानुक्रम तथा वातावरण। पिछली कक्षाओं में, पिछली वीडियो में हमने इस पे भी पूरा एक पाठ पढ़ा था कि जैसे जिस तरह से बालक में जो बालक का विकास होता है, वृद्धि होता है, अधिगम होता है, वह वातावरण और वंशानुक्रम से मिलकर बनता है। परीक्षा उपयोगी कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं। विकास की प्रक्रिया में बालक कुछ अवस्थाओं की दौड़ से होते हुए अंतिम अवस्था प्रौढ़ावस्था को प्राप्त करता है। विकास की निम्न अवस्था है, इधर अवस्था दिया गया है और इधर आयु दिया गया है। गर्भाधान अवस्था, गर्भाधान से जन्म से 9 माह तक और या फिर 10 दिन तक, 9 माह 10 दिन तक। बारिश हो रही है बाहर तो आवाज़ थोड़ी क्लियर नहीं आएगी। उसके बाद है शैशवावस्था, जन्म से 6 वर्ष तक। बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष तक। किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष तक। और प्रौढ़ावस्था का समय है 18 वर्ष के बाद का समय। थार्नडाइक का मत है कि शैक्षिक दृष्टि से शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था का अत्यधिक महत्व है। विकास के 5 पक्ष हैं। कितने पक्ष? 5 पक्ष। पहला क्या है? शारीरिक विकास, दूसरा है मानसिक विकास, तीसरा है सामाजिक विकास, चौथा है संवेगात्मक विकास, पांचवा है नैतिक विकास।
आगे है वृद्धि तथा विकास के दो आधार वंशानुक्रम तथा वातावरण है। इन दोनों आधार की परस्पर अंतः क्रिया के फलस्वरूप प्राणी का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक, नैतिक विकास होता है। वृद्धि तथा विकास के दो प्रमुख कारण हैं परिपक्वता और अधिगम। परिपक्वता वास्तव में परिपक्वता आंतरिक अंगों तथा वंशानुक्रम से प्राप्त गुणों का समय के साथ दृढ़ता की स्थिति को प्राप्त करना है। अधिगम से तात्पर्य वातावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करना है, अर्थात अर्जित गुणों को प्राप्त करना है। विकास के प्रमुख सिद्धांत हैं और उसके प्रवर्तक हैं। पहला सिद्धांत है नैतिक विकास का सिद्धांत। ये सिद्धांत किसने दिया था? लॉरेंस कोहलबर्ग ने, जिन्होंने कुत्ते पर शायद प्रयोग किया था। हाँ, कुत्ते पर प्रयोग किया था। उसके बाद है मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत। किसने दिया था? सिगमंड फ्रायड ने। भाषा विकास का सिद्धांत चोम्स्की ने दिया था। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे ने दिया था। उसके बाद है मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत इरिकसन ने दिया था। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, हेडिंग है, सिद्धांत है, बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है और इसमें करीब 1 या 2 नंबर का जरूर हर परीक्षा में पूछा जाता है। तो इसको आप लोग दिमाग में रख लीजिए, याद कर लीजिए अच्छे से। उसके बाद है परीक्षा उपयोगी प्रश्नोत्तर बैंक। वृद्धि और विकास के कितने तत्व हैं? वृद्धि और विकास के 2 तत्व हैं, परिपक्वता और वातावरण। अब वृद्धि के लिए अधिगम की आवश्यकता है या नहीं? नहीं, पीछे हमने पढ़ा था। व्यक्तित्व मापन के लिए मनोलैंगिक सिद्धांत किसने दिया था? किसने दिया था? सिगमंड फ्रायड ने। उसके बाद है नैतिक विकास के लिए 3 स्तर और 7 सोपान का सिद्धांत किसने दिया था? लॉरेंस कोहलबर्ग ने। उसके बाद है संज्ञानात्मक विकास में कितनी अवस्थाओं का उल्लेख जीन पियाजे करते हैं? तो ये 4 अवस्थाओं का प्रयोग करते हैं जीन पियाजे महोदय। संवेदनात्मक गामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था और मूर्त अवस्था और औपचारिक अवस्था। ये 4 अवस्थाओं के लोग जीन पियाजे जी करते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे ये कि किस तरह से बालक का विकास होता है, तो इसमें जीन पियाजे का हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये गंगा पब्लिकेशन बुक की जो पूरा हेडिंग है या फिर जो पूरा पार्ट है, या कहीं से भी एक्स्ट्रा नहीं देता है, जो परीक्षाओं में आता है वही चीज़ें बस देता है। तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़िए, हो सके तो किताब ले लीजिए, आप उस किताब से भी पढ़िए, मैं साथ में प्रैक्टिस भी कराता चलूँगा। तो चलिए देखिए, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। पहला क्वेश्चन है वृद्धि एवं विकास है एक दूसरे के पूरक। दूसरा क्वेश्चन है बाल विकास का निर्धारण किया जाता है। पहला ऑप्शन है बालक की वंशानुगत संरचना द्वारा। दूसरा ऑप्शन है बालक संबंधी वंशानुक्रम तथा वातावरण दोनों की जटिल संरचना द्वारा। बालक संबंधी वातावरणीय प्रभाव द्वारा। ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो बाल विकास का जो निर्धारण होता है वंशानुगत और वातावरण दोनों की संक्रियाओं के द्वारा होता है। तो हमारा ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? बी। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन क्या है? जन्म से मृत्यु तक चलने वाले प्रक्रिया हैं। तो विकास की प्रक्रिया जो होती है जन्म से मृत्यु तक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। तो हमारा ऑप्शन बी सही होगा। और बाकी ऑप्शन वृद्धि, संवेगात्मकता, वृद्धि एवं विकास, एक गलत है। वृद्धि
करीब 18 साल तक जाते जाते रुक जाती है। ठीक है। उसके बाद है मानव कोशिका में गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो ज़रा याद कीजिए, पिछले पाठ में अध्याय में हम लोग यह पढ़ा था। तो गुणसूत्रों की संख्या होती है 46। तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। उसके बाद है वर्तमान में मनोविज्ञान है मस्तिष्क का विज्ञान, चेतना का विज्ञान, व्यवहार का विज्ञान, आत्म तत्व का विज्ञान। तो यह दोनों क्वेश्चन पिछले अध्याय का है। तो हमारा हो जाएगा व्यवहार का विज्ञान। ठीक है, पहले आत्मा का हुआ, फिर चेतना का हुआ। ठीक है, लास्ट में व्यवहार का विज्ञान हुआ। 6वां क्वेश्चन है विकास प्रक्रिया के संदर्भ में मैकडूगल का योगदान है। सिलगुड़ का सिद्धांत, सारणी विकास का विश्लेषण, 14 मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार का विश्लेषण किया। ऑप्शन डी है शरीर रचना का सिद्धांत। तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 14 मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार का विश्लेषण। मैकडूगल ने महोदय ने 14 मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत दिया था कि मानव में 14 मूल प्रवृत्तियाँ पाई जाती हैं और उसके साथ मूल प्रवृत्ति की वजह से मूल व्यवहार पाए जाते हैं। 7वां क्वेश्चन है बालक के विकास की प्रक्रिया एवं विकास प्रारंभ होता है। बालक के विकास की प्रक्रिया एवं विकास प्रारंभ होता है। तो हमारा ऑप्शन ए है 5 वर्ष से जन्म से 6 वर्ष तक, जन्म से पूर्व 3 वर्ष। तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें ऑप्शन सी, जन्म से पूर्व से। ठीक है, यानी गर्भावस्था से ही विकास की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। आगे है अभिव्यक्ति है। पहला ऑप्शन है अधिगम, जन्मजात, मूर्त, एक जैविक क्रिया। तो अभिवृत्ति एक जैविक क्रिया है। हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे है विकास के लिए आवश्यक है अधिगम, जन्मजात, वातावरण। ऑप्शन डी है ए और सी दोनों। तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी अधिगम और वातावरण विकास के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां क्वेश्चन, विकास के लिए आवश्यक है। इसमें ऑप्शन बदल दिया है। पहला ऑप्शन है मूर्त, दूसरा अमूर्त, तीसरा ऑप्शन है वातावरण और चौथा है कोई नहीं। तो हमारा इसमें सबसे सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही, वातावरण। वातावरण। आगे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11 है पूर्ण बाल्यावस्था है। जन्म से 6 वर्ष, जन्म से 3 वर्ष, उसके बाद 3 से 7 वर्ष। ऑप्शन डी है 3 से 6 वर्ष। तो पूर्ण बाल्यावस्था है 3 से 6 वर्ष तक की अवस्था। क्वेश्चन नंबर 12 है पीनियल ग्रंथि से विकास होता है। तो पीनियल ग्रंथि से मस्तिष्क का विकास होता है, बाकी ऑप्शन गलत है। आगे चलते हैं। आप क्वेश्चन नंबर 13 है शरीर की लंबाई बढ़ना है। आवृत्ति, विकास, अमूर्त और ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो हमारा इसमें सही कौन सा जाएगा? बी। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, आवृत्ति। इसमें हमारा कौन से हो जाएगा? आवृत्ति। क्वेश्चन नंबर 14 है विकास के कितने पक्ष होते हैं? तो विकास के 5 पक्ष होते हैं। ठीक है, पीछे हमने पढ़ लिया था कौन कौन से होते हैं विकास के 5 पक्ष। शारीरिक विकास, उसके बाद मानसिक विकास, उसके बाद सामाजिक विकास, और एक होगा नैतिक विकास, और एक है संवेगात्मक विकास। आगे चलते हैं। क्वेश्चन 15 है विकास की कितनी अवस्थाएं होती हैं? तो विकास के भी 5 अवस्थाएं होती हैं। ठीक है। 16 क्वेश्चन है परिपाक काल का समय होता है। तो इसमें ऑप्शन बताइए कौन से हो जाएगा? ऑप्शन सी से हो जाएगा, 9 से 12 वर्ष की अवस्था को परिपाक काल कहा जाता है।
उसके बाद है ऑप्शन क्वेश्चन 17 है परिपक्व काल का समय है। तो 12 से 18 वर्ष का जो समय होता है परिपक्व काल का समय कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 18 है प्रारंभिक वर्षों में वृद्धि तथा विकास की प्रक्रिया रहती है। ऑप्शन ए है मंद गति, ऑप्शन बी है औसत गति, ऑप्शन सी है अत्यंत तीव्र गति और ऑप्शन डी है धीमी गति। तो ऑप्शन कौन से हो जाएगा? हमारा ऑप्शन से हो जाएगा सी अत्यंत तीव्र गति। क्वेश्चन नंबर 19 है आवृत्ति है बहुमुखी प्रक्रिया, एकांकी प्रक्रिया, दोनों और कोई नहीं। तो आवृत्ति जो है एकांकी प्रक्रिया होती है, राइट। हमारा आंसर क्या से हो जाएगा? बी से हो जाएगा एकांकी प्रक्रिया। क्वेश्चन नंबर 20 है विकास है बहुमुखी प्रक्रिया, एकांकी प्रक्रिया, कोई नहीं, दोनों। तो हमारा ऑप्शन सही क्या हो जाएगा? बहुमुखी प्रक्रिया। ऑप्शन क्या से हो जाएगा? बहुमुखी प्रक्रिया। जो आवृत्ति होती है एकांकी प्रक्रिया होती है, सिर्फ जो इसमें हाथ पांव बढ़ते हैं शारीरिक विकास होता है, जबकि विकास में चौमुखी बहुमुखी विकास होता है। क्वेश्चन नंबर 21 है बालक पहले किस मांसपेशियों पर नियंत्रण करना प्रारंभ करता है? तो जो बालक होते हैं सबसे पहले अपने हाथ और पैरों पर नियंत्रण करना प्रारंभ करते हैं। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा सही? बी और सी दोनों से हो जाएंगे, ठीक है, हाथ और पैर। क्वेश्चन नंबर 22 है संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के प्रवर्तक हैं। पहला है पियाजे, दूसरा है बीरास, तीसरा कोहलर और चौथा है थार्नडाइक। तो हमारा जो संज्ञानात्मक विकास के जो सिद्धांत दिए थे वे जीन पियाजे महोदय ने दिए थे। तो हमारा ऑप्शन सही क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के प्रवर्तक हैं। तो सिगमंड फ्रायड महोदय हैं इसके प्रवर्तक। हमारा ऑप्शन सही भी हो जाएगा। 24वां है क्वेश्चन भाषा विकास सिद्धांत के प्रवर्तक है। तो पीछे हमने पढ़ा था चोम्स्की महोदय हैं, तो इसका ऑप्शन इससे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 से मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत के प्रवर्तक हैं। तो मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत के प्रवर्तक हैं, ऑप्शन इसमें से हो जाएगा बी एरिकसन महोदय हैं। और बाकी ऑप्शन गलत हो जाएगा। फ्रायड, थार्नडाइक, कोहलर ये गलत हो जाएगा। फ्रायड है मनोविश्लेषणात्मक का सिद्धांत दिया था। थार्नडाइक जो हैं उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत दिया था। कोहलर ने कुत्ते का प्रयोग किया था और उनका सिद्धांत था सूच का सिद्धांत था। तो सिगमंड फ्रायड जो है जो एरिकन्स है उन्होंने यह मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत दिया था। और फ्रायड तो जानते ही हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। और अगले वीडियो में हम लोग अगला अभ्यास पढ़ेंगे।